स्टूडेंट्स, हमारे केमिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत। 12th हिंदी मीडियम में इससे पहले के वीडियोज में आपको हमने बताया था अणुसंख्यक गुणों के बारे में। अणुसंख्यक गुण मतलब किसी विलयन के ऐसे गुण जो उस विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय के अणुओं की संख्या पर जो निर्भर करे, उन्हें हमने नाम क्या दिया था? अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण के आपको 4 मुख्य प्रकार बताए थे जो हमारे सिलेबस में है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन और विलयन का प्रासरण दाब। आज हम बात की शुरुआत करेंगे अणुसंख्यक गुण का पहला प्रकार जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन चूंकि नाम से ही स्पष्ट है, क्वथनांक मतलब उबलना और उन्नयन मतलब वृद्धि। मतलब जब किसी विलयन को उबालने पर उसके उबलने में जो वृद्धि होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन हमारे सिलेबस में वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर किस तरीके से उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है, मींस उन्नयन होता है, उसको आप बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने शुद्ध विलायक लिया है। शुद्ध विलायक यानी हमने बीकर में क्या भर के रखा है? शुद्ध जल। इसके अलावा अभी हमने उसमें कुछ भी घोला नहीं है। हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने शुद्ध विलायक लिया है और वो शुद्ध विलायक हमने क्या लिया है? जल। यदि आप जल को उबालते हैं तो सबको मालूम है कि जब आप जल को उबालेंगे तो जल 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाके उबलना क्या कर देता है? शुरू। तो हमारे पास शुद्ध विलायक है जो क्या है? जल, और इसका जो क्वथनांक है वो क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध विलायक यानी जल का क्वथनांक हमने क्या माना है? TB0। T मतलब टेम्परेचर, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला, और नॉट हमने यहां पर शुद्ध के लिए क्या किया है? इस्तेमाल। तो शुद्ध विलायक यानी जल का क्वथनांक कितना है? TB0। अब इस जल में हम कोई अवाष्पशील विलय यानी नमक या शक्कर को क्या कर दें? घोल दें, तो एक समांगी विलयन हमको क्या होगा? प्राप्त। इस शुद्ध विलायक में हमने अवाष्पशील विलय यानी शक्कर या नमक को घोलकर एक समांगी विलयन बना दिया। अब इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को जैसे हमने घोला तो वो क्या बन गया? एक विलयन। और उस विलयन का जो क्वथनांक है वो हमने क्या माना है? TB। T मतलब टेम्परेचर और B मतलब बॉइलिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। लेकिन अब हमने यहां पर ये पाया कि शुद्ध विलायक 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके क्या हो जाता? उबल रहा था। लेकिन जब आपने उसमें अवाष्पशील विलय यानी नमक या शक्कर को घोलकर एक समांगी विलयन बनाया, तब वो विलयन अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जाके बॉयल नहीं होगा, यानी उबलेगा नहीं, बल्कि वो बॉयल होने में और ज्यादा टेम्परेचर लेगा। हो सकता है कि 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय वो 105 या 110 डिग्री सेल्सियस पर जाके बॉयल होना क्या करे? शुरू। तो आपने यहां पर देखा कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाने पर विलयन के क्वथनांक में क्या हो गई है? वृद्धि, जिसको आपने नाम क्या दिया है? क्वथनांक में उन्नयन। एक बार फिर समझने की कोशिश करें। जब किसी वाष्पशील विलायक यानी जल में किसी अवाष्पशील विलय यानी नमक या शक्कर को घोला जाए तब उस विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही आप क्या कहेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा TB द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित। क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पर क्वथनांक में क्या हो रहा है? परिवर्तन। और परिवर्तन के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेल्टा का। तब आप पाएंगे डेल्टा यानी परिवर्तन किसमें? T मतलब टेम्परेचर में। और कौन से टेम्परेचर में? B यानी बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर में। तो इसका नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा TB द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित। तो वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित। डेल्टा TB द्वारा इसको प्रदर्शित करेंगे। अब आप इसमें आगे चलेंगे और आगे देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि ये वृद्धि किस वजह से हो रही है और किस तरीके से आप इसकी पूरे डेरिवेशन को करेंगे। अब ध्यान दीजिए, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हमने क्या माना था? TB0। और अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का क्वथनांक मतलब जब आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय यानी नमक और शक्कर को घोल दिया तो जो पूरा विलयन बना था समांगी, उसका क्वथनांक हमने क्या मान लिया है? TB।
तब हम इसको किस तरीके से निकालेंगे, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट, यानी बिलियन का जो क्वथनांक था, माना कि वो 110 डिग्री सेल्सियस था, और शुद्ध विलायक यानी जल का जो क्वथनांक था वो माना कि 100 डिग्री सेल्सियस था। तो इन बिलियन के क्वथनांक में से शुद्ध विलायक के क्वथनांक को माइनस करके आप क्वथनांक में उन्नयन को निकाल सकते हैं, यानी कितनी ताप में वृद्धि हुई ये हमें मालूम चल जाएगा इस समीकरण के द्वारा। डेल्टा टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी नॉट, ये हमारे पास हो गया क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन अब आप देखिए कि क्वथनांक में उन्नयन हुआ क्यों, क्योंकि आपने वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला था। यह भी क्लियर है कि जितना जितना आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय की मात्रा को घोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन उतना उतना क्या होता जाएगा, अधिक। यानी अगर आप इसको आगे बढ़ाएं तो डेल्टा टीवी समानुपाती किसके होगा, m के। यहाँ पर m मोलों की संख्या है विलेय के मोलों की संख्या। जितना जितना वाष्पशील विलायक में विलेय के मोल यानी अणुओं को घोलेंगे उतना उतना क्वथनांक में क्या होती जाएगी, वृद्धि। तो डेल्टा टीवी समानुपाती m या डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहां पर हमने समानुपाती हटाया तो क्या आ गया, एक स्थिरांक Kb। इस स्थिरांक को आप क्या बोलेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। एग्जाम में अगर ये पूछा जाए मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो यहां तक निकालने के बाद आपको लिखना है यहां पर Kb एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि अब m की वैल्यू हम क्या रखना है, 1, m की वैल्यू यानी मोललता कितनी माने 1, तो मोललता 1 आप कब मानेंगे, जब आपने 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या केवल कितनी रखी हो, 1। क्योंकि मोललता क्या होती है, 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या। तो m की वैल्यू अगर आप 1 रखें तो यहाँ पर m इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू 1। इसका इसमें इंटू करेंगे तो क्या जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी। तो मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांकों को परिभाषित आप कैसे करेंगे, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है जब आप 1000 ग्राम विलायक में विलेय के मोलों की संख्या कितनी रखें, 1। यानी डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू 1। एम की वैल्यू हमने क्या रखी थी, 1, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू किसके आ गया, केवी के। ये आप जब बताएंगे, जब उनको एग्जाम में पूछना है, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम रख के, और केवी यहाँ पर क्या है, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर आप इसको क्या कर देंगे, समाप्त। तो ये हमारे पास हो गया क्वथनांक में उन्नयन। बात आती है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा है कि डेल्टा टीवी समानुपाती किसके था, m के। यानी क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोलों की संख्या के क्या होता है, समानुपाती। जितना जितना विलेय को आप बोलेंगे क्वथनांक में उन्नयन उतना उतना होगा, इसलिए डेल्टा टीवी समानुपाती किसके था, m के। और डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। यहाँ पर केवी क्या था, एक समानुपातिक स्थिरांक जिसको हमने नाम क्या दिया था, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर m क्या है, विलयन की मोललता। अब आप मोललता को अप्लाई करेंगे, 11th क्लास में आपने मोललता की परिभाषा को पढ़ा है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या इंटू 1000 और विलायक का ग्राम में भार। अब यहाँ पर ये भी आपको समझ लेना कि पूरी यूनिट में हमने विलायक को क्या माना है, A, और विलेय को क्या माना है, B। तो विलायक का भार रखना होगा तो WA, और विलेय का भार रखना होगा तो WB। तो पहले देखिए मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या इंटू 1000 और विलायक का ग्राम में भार। अब आपको मालूम है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे द्रव्यमान। तो अब मोललता को हमने क्या लिख लिया है, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल बराबर क्या होता है, भार बटे द्रव्यमान। तो विलेय का भार क्या था, WB, और अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है, MB इंटू 1000 की जगह क्या आएगा, 1000। नीचे विलायक का ग्राम में भार, विलायक को हमने क्या माना है, A, और भार को क्या कहते हैं, W। तो विलायक का ग्राम में भार हमने क्या रखा है, WA। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, MB कहां पर आ जाएगा, नीचे। तो M इज इक्वल टू WB इंटू 1000, MB कहां पर आएगा, नीचे। तो MB इंटू WA। समीकरण नंबर क्या बना है, 2। ये हमारे पास कौन सा समीकरण नंबर A। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में हमको किसकी वैल्यू मिल रही है, m की। समीकरण 2 से m की वैल्यू को उठा के आप काय में पुट कर देंगे समीकरण नंबर 1 में। जब आप इस वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या था, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी
के भी इसमें था, इनटू और m की जगह पूरा ये वाला वैल्यू यहां पर आप पुट करेंगे तो WV इंटू 1000 MV इंटू WA। अब हमें निकालना क्या था, अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, और इस पूरे समीकरण में अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान क्या है, MB। तो MB को उठा के आप इस तरफ ले आएंगे, डेल्टा TB कहां पर पहुंच जाएगा, नीचे। तो लास्ट समीकरण जो बनेगा वो क्या होगा, MB को हम इस तरफ उठा के ले आए तो MB इक्वल टू KB इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WA। मीन्स इस समीकरण में अगर इन सभी राशियों का मान आपको क्या हो क्या, तो बड़ी आसानी के साथ आप विलेय के आणविक द्रव्यमान MB की क्या कर सकते हैं, गणना। तो ये हमारे पास हो गया क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो अब ये क्वथनांक में उन्नयन मतलब पहले अणु संख्यक गुण की डिटेल के बाद अब हम आप जाएंगे दूसरे अणु संख्यक गुण की ओर, जिसका नाम क्या है, हिमांक में अवनमन। क्वथनांक में उन्नयन के बाद अब हम दूसरे अणु संख्या गुण की तरफ चलेंगे, जिसका नाम क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक क्या होता है, वह ताप जिस पर जाकर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मींस वह टेम्परेचर या वह ताप जिस पर कोई द्रव जम जाए, अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हिमांक। और यहाँ पर है हिमांक में अवनमन, मतलब जमने में क्या आ जाए, कमी, तो आप उसको क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। अब आप देखिए हिमांक में अवनमन क्या होगा, जब आप वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोलकर एक समांगी विलयन बनाएंगे, तब आप पाएंगे कि शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक में क्या आ गई है, कमी, जिसको आप क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। अब आप देखें इसको किस तरीके से हम समझाएंगे। हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर में हमने क्या लिया है, शुद्ध विलायक, और वो शुद्ध विलायक क्या है, हमारे पास शुद्ध जल। हमको सबको मालूम है कि शुद्ध जल कितने पर जाके फ्रीज होता है, मतलब कितने टेम्परेचर पर जाके जमता है, मालूम है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित। मींस जल का हिमांक, शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक यानी जल के हिमांक को क्या माना है, TF0। F यहाँ पर इसके पहले वाले टॉपिक में हमने क्या लगाया था, B, और हमने यहाँ पर क्या लगाया है, F। वहां पर B बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर F फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक को क्या करेगा, प्रदर्शित। तो शुद्ध विलायक यानी जल का हिमांक क्या है, TF0। अब आपने इस शुद्ध विलायक यानी जल में अवाष्पशील विलेय यानी नमक और शक्कर को घोलकर एक समांगी विलयन क्या कर दिया, तैयार। इस समांगी विलयन का हिमांक मतलब अब ये पूरा क्या बन गया, विलयन। जब आपने शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला तब वो क्या बन गया, एक विलयन, समांगी विलयन। जो कैसा विलयन है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन। इस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का जो हिमांक है वो हमने क्या माना है, TF। ठीक, तब आप पाएंगे कि शुद्ध विलायक की तुलना में जब आप अवाष्पशील विलेय को घोलकर जो विलयन बना रहे हैं उसका हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से क्या चला जाएगा, कम। जैसे जल कितने पर जम रहा था, यानी जल का हिमांक बिंदु क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जल में जब आपने शक्कर को घोल दिया तब वो अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जाके नहीं जमेगा, बल्कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी आपको नीचे टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा। हो सकता है कि वो -5 हो या -10 हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हिमांक में कमी आ रही है उसको हम क्या पढ़ेंगे, हिमांक में अवनमन। अब आप इसकी परिभाषा देखिए, जब किसी विलयन को इस तरीके से बनाया जाए कि वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को आप घोलें, तब विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को आप क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा TF द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। यहाँ पर डेल्टा क्या था, टेम्परेचर यानी ताप में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए हमने क्या लगा दिया, डेल्टा। और काय में परिवर्तन हो रहा था, टेम्परेचर में मतलब T में, और कौन से T में, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाले T में। तो हमने इसको पूरा किससे प्रदर्शित किया है, डेल्टा TF, यानी हिमांक में जो परिवर्तन हो रहा था उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा TF।
तो शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर उस विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब हिमांक में अवनमन को हम किस तरीके से, बिल्कुल इससे जस्ट पहले वाले जो आपको अभी अणु संख्या गुण समझा उसकी तरह समझने की कोशिश करेंगे। शुद्ध विलायक का जो क्या था हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक क्या हो गया TF0, और अवाष्पशील विलय युक्त जो विलयन है, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का हिमांक हमने क्या माना है TF। तो हिमांक में अवनमन को हम किस सूत्र के द्वारा निकालेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF, यानी TF0 किसका हो गया, शुद्ध विलायक का, जो कितना था, अगर जल को ले ले तो 0, और TF किसका था, जब आपने उसमें अवाष्पशील विलय को क्या कर दिया, घोल दिया, तो इनका जो पूरा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, हिमांक में अवनमन। इसको भी हमने इस तरीके से देखा है कि हिमांक में अवनमन किस पर निर्भर करेगा, अवाष्पशील विलय युक्त अवाष्पशील विलय के कणों की संख्या पर। मतलब इसको हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा TF समानुपाती किसके होगा, M के, यानी उतना उतना हिमांक में अवनमन होता जाएगा जितना जितना आप वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलय के अणुओं या मोलों की संख्या को क्या करेंगे, घोलेंगे। तो डेल्टा TF समानुपाती M या डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। यहाँ पर KF क्या है, एक समानुपातिक स्थान, जब हमने समानुपाती हटाया तो यहाँ पर KF क्या है, एक स्थान, जिसे हम क्या बोलेंगे, मोलल हिमांक अवनमन स्थान। यहाँ पर भी हम M की वैल्यू को क्या रख रहे हैं 1, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1, यानी हमने विलयन की मोललता को कितना माना है 1। विलयन की मोललता को 1 कब माना जाएगा, जब विलायक हमारे पास कितना हो 1000 ग्राम, और उसमें अवाष्पशील विलय के मोलों की संख्या कितनी हो 1। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, और M की वैल्यू हमने क्या रख दी 1, तो अब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यानी मोलल हिमांक अवनमन स्थान उस क्वथनांक में, उस हिमांक में अवनमन के बराबर होता है जब उस विलयन में विलय की मोललता हमने क्या ली हो 1। तो ये हमारे पास हो गया हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो बिल्कुल इससे पहले वाले टॉपिक जो क्वथनांक में उन्नयन था उसका पूरा का पूरा वही डेरिवेशन है, बस हमने परिवर्तन क्या किया है कि वहां पर हमने क्या लिया था B, आप यहाँ पर B के स्थान पर क्या ले लेंगे F। वहां पर B मीन्स क्या था, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर F का मतलब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। तो अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए देखिए डेल्टा TF समानुपाती M, जो हमने इधर से देख लिया था, डेल्टा TF समानुपाती M और डेल्टा TF बराबर KF इंटू M। यहाँ पर KF क्या था, हिमांक, मोलल हिमांक अवनमन स्थान। अब आप देखिए, अब आपने यहाँ पर M यहाँ पर क्या थी, मोललता, तो मोललता की वैल्यू को हम किस तरीके से, पहले मोललता को निकालते हैं। मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या इंटू 1000 और विलायक का ग्राम में भार। इससे पहले आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे द्रव्यमान, और इस यूनिट में हमको विलय को क्या मानना है B। तो विलय का भार क्या हो गया, भार मतलब वेट WB, और विलय का आणविक द्रव्यमान मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया MB। तो इस मोललता को हमने क्या रखा है, स्मॉल m। मोल बराबर क्या होता है, भार बटे द्रव्यमान, तो विलय का भार WB अपॉन MB इंटू 1000, और विलायक का ग्राम में भार क्या WA, क्योंकि विलायक को हमने इस यूनिट में क्या माना है A। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो MB कहां पर आ जाएगा, नीचे, तो स्मॉल m इज इक्वल टू WA इंटू 1000, MB को नीचे ले लिया तो MB इंटू WA। समीकरण नंबर क्या हो गया 2, समीकरण नंबर 1 ऊपर और समीकरण नंबर 2। अब आपको समीकरण नंबर 2 में किसकी वैल्यू मिल रही है, स्मॉल m, मतलब मोललता की आपको क्या मिल गई है, वैल्यू। समीकरण 2 से m यानी मोललता का मान समीकरण 1 में आपको रखना है। समीकरण 1 हमारे पास ये था, इसमें क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू, अब देखिए KF, तो ये हमारे पास क्या है KF, और M की जगह पर पूरी इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो M की वैल्यू क्या थी, WB इंटू 1000 और MB इंटू WA। ये हमारे पास समीकरण बनेगा। लेकिन आपको मालूम है कि हम क्या ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान, और अवाष्पशील विलय का आणविक द्रव्यमान इस समीकरण में क्या है, MB। MB हमको फाइंड करना है, तो MB को हम कहां पर ले लेंगे, आगे, तो MB को उठा के इस तरफ ले आएंगे, डेल्टा TF कहां पर पहुंच जाएगा, नीचे, तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डेल्टा TF इंटू WA। इस समीकरण में अगर इन सभी राशियों का मान हमें क्या हो गया, तो बड़ी आसानी के साथ हम
अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की क्या कर सकते हैं, गणना। तो आज के दो टॉपिक थे, पहला था क्वथनांक में उन्नयन और एक हो गया हमारे पास हिमांक में अवनमन। इसको एक बार शॉर्ट में एक लाइन में सुनने की कोशिश करें। किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी बी द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। और हिमांक में अवनमन को आप किस तरीके से करेंगे, किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय को घोलने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी को आप क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। इसे आप डेल्टा टी एफ द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित। दोनों की परिभाषा और डेरिवेशन के बाद आप दोनों की सहायता से यानी क्वथनांक में अवनमन और हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान भी निकालना सीख सकते हैं। तो आज हमारा टारगेट था 2 अणुसंख्यक गुण कराने का, जो कि आपकी कंप्लीट हुआ। कल केमिस्ट्री का एग्जाम था 12th के स्टूडेंट्स का और पेपर आउट भी हुआ था, लेकिन आउट पेपर में से कुछ भी आया नहीं। पूरा का पूरा पेपर अपने नोट्स में से और अपने दिए गए गेस्ट पेपर में से 100 आउट ऑफ 100% आया है। बहुत ही सिंपल पेपर था। तो आप अपने नोट्स अपने पढ़ाने पर थोड़ा सा भरोसा करें, इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। घर पर शायद जुलाई एंड तक कोचिंग के खुलने की, या जुलाई के स्टार्टिंग, जून के एंड तक, जुलाई के स्टार्टिंग तक कोचिंग खुलने की संभावना है। आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाएंगे। गवर्नमेंट के थ्रू ऐसा भी सुना गया है कि कुछ सिलेबस को 25 से लेके 30% सिलेबस को भी गवर्नमेंट क्या करेगी, कम। तो घबराने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री में हमारी जिम्मेदारी है आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से नोट्स, बहुत अच्छी तरीके से समझाने का तरीका हम आगे के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने घर पर इन टॉपिकों को अच्छी तरह पढ़ें, आगे के टॉपिक के लिए रेडी रहें। थैंक यू।